नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, एक बात तो साफ है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी यानी राजकीय दल होता है, उसका नेता जब पत्रकारों से संबोधन करता है, पत्रकार परिषद लेता है और उस पत्रकार सम्मेलन में कुछ बोलने आता है, तो उस समय जो घटनाएं घटती है, उस घटनाओं से संबंधित वक्तव्य करना ज़रूरी होता है। पत्रकार भी ऐसे पत्रकार सम्मेलन में उस नेता को, प्रवक्ता को जो ताज़ा घटना होती है उसके बारे में ही सवाल पूछते हैं, खुलासे मांगते हैं, जवाब मांगते हैं, सवाल पूछते हैं। लेकिन जब वो नेता ताज़ा घटना जो होती है वो छोड़कर बाकी सब बातों पर बकवास करना शुरू कर देता है, तो हमें समझना चाहिए कि ये इंसान बौखला गया है। उसके पास अपने बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। जिस परिस्थिति से वो नेता या उसकी पार्टी गुजर रही है, उसके बारे में कुछ भी ना बोलते हुए जब ऐसा नेता दूसरे किसी पार्टी पर, उसकी पॉलिसी पर या बयान पर बोलना शुरू कर देता है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये बिल्कुल बौखला गया है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि शुक्रवार को जब महाराष्ट्र में राहुल गांधी के एक बयान पर बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया था, उन्होंने स्वातंत्र्यवीर सावरकर जो महाराष्ट्र से है उन पर गंदे आरोप लगाए, गलत आरोप लगाए, उनका अपमान करने की कोशिश की। इस कारण से महाराष्ट्र में बड़ा बवाल खड़ा हो गया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हो, भारतीय जनता पार्टी हो या एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उनकी तरफ से हो, राहुल गांधी पर बहुत बड़े हल्ले हो गए, उनके खिलाफ बहुत सारे बयान आ गए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने तो शेगांव में जाकर, बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट में जाकर राहुल गांधी की सभा डिस्टर्ब करने की घोषणा की थी। उनके हजारों कार्यकर्ता मनसे के बुल्डाना पहुंच गए थे, पुलिस की ताकत लगाकर उनको रोकना पड़ा था। ये सब चल रहा था। ऐसे वक्त में शिवसेना अगर सावरकर के अपमान पर चुप बैठती है तो अजीब लगता है। आज तक बीजेपी से भी ज़्यादा सावरकर अपने अभिमान की बात है, ऐसा अगर कौन बोलता था तो वो शिवसेना बोलती थी। एक समय था जब मणिशंकर अय्यर ने 10-15 साल पहले जब मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के नेता ने स्वातंत्र्यवीर सावर पर बहुत बुरी तरीके से बयानबाजी की थी, उनका इंसल्ट किया था, अपमान किया था, तब बाला साहब ने अपने फॉलोअर्स को, शिव सैनिकों को एक आदेश दिया था, जगह जगह पर जहाँ कहीं ये मणिशंकर अय्यर दिखाई दे उसकी पूजा जूते से करो, उसे जूतों से मारो। तो बहुत सारे शिव सैनिकों ने अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में मणिशंकर अय्यर का बड़ा फोटो लेकर उसको जूते मारने का प्रोग्राम किया था। कारण क्या था कि मणिशंकर अय्यर ने अपने बयानबाजी में सावरकर का घोर अपमान किया था। और उसी बाला साहब के सुपुत्र उद्धव ठाकरे आज उसी शिवसेना के सबसे बड़े नेता है और बाला साहब की विरासत मेरे पास है, ऐसी बातें रोज के रोज करते हैं। आदित्य ठाकरे भी है उनके साथ, जो बाला साहब के पोते हैं, वो आज राहुल गांधी के साथ है। और ऐसे में सावरकर का अपमान अगर राहुल गांधी करते हैं तो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे को इसके बारे में सवाल पूछे जाना बिल्कुल लाजमी है। किसी भी पत्रकार सम्मेलन में कोई भी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का नेता आता है तो उसे सावरकर के बारे में
राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उस पर सवाल पूछे जाने ही है, ये बिल्कुल साफ था। जब ऐसी सिचुएशन होती है तब कोई भी पार्टी का नेता पत्रकारों के सामने आता नहीं, टालता है कि भाई नहीं, ये गलत समय है मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास राहुल गांधी के बयान के बारे में शिवसेना का कोई स्टैंड नहीं है, तो मैं पत्रकारों को जवाब भी क्या दूं। इसलिए कोई भी समझदार नेता पत्रकारों के सामने जाएगा भी नहीं। लेकिन राहुल गांधी की शेगांव में मीटिंग है, उसी वक्त सावरकर के पोते रणजीत सावरकर राहुल गांधी के खिलाफ कुछ सबूत पेश करने की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और उसी वक्त आदित्य ठाकरे अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं। तो बिल्कुल अजीब बात थी कि इन्होंने इस समय क्यों ली, मुझे अजीब लगा। और एक्सपेक्टेशन ये था कि शायद आदित्य ठाकरे राहुल के बयानबाजी पर शिवसेना का पक्ष रखेंगे, उनको ये सवाल तो पूछा जाना ही है। और इसलिए सावरकर के बारे में, सावरकर जी के अपमान के बारे में उद्धव शिवसेना की क्या बात साइड है, क्या भूमिका है, इसका खुलासा मिल जाएगा, ये एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन आदित्य ठाकरे ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी उसमें सावरकर का जिक्र तक नहीं था। वो हमेशा की तरह भाषण करते रहे, और जो भाषण के सब्जेक्ट था वो तो आज का था ही नहीं। एक हफ्ते बाद भी आदित्य ठाकरे उस विषय पर बोलते तो कुछ गड़बड़ होने वाली नहीं थी। एक हफ्ते पहले आदित्य ठाकरे वही बातें अगर पत्रकारों को बोलते तो भी बिगड़ता नहीं, क्योंकि ये आज का 18 दिसंबर का सब्जेक्ट ही नहीं था। 18 दिसंबर को महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ हो रहा था वो बिल्कुल साफ था। वो सावरकर के खिलाफ जो राहुल गांधी की बयानबाजी है उस पर ही राजनीति चल रही है। तो शिवसेना के नेता को उसी पर कुछ खुलासा देना ज़रूरी था, लेकिन आदित्य ठाकरे ने वो तो किया नहीं। उनके पिता ने भी कल 17 तारीख को यही सवाल पर बोलना टाल दिया कि वो आज का वो सब्जेक्ट नहीं है, हम राहुल गांधी से सहमत नहीं है, बात खत्म। तो फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज के आज लेने की क्या ज़रूरत थी। हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि जब कोई भी कारण नहीं है, म्यूनसिपालिटी, मुंबई कॉरपोरेशन, बीएमसी, मुंबई के रास्ते पर पड़े गड्ढे या पानी जमा होने वाली जगह, साफ न होने वाले गटर, ये बातें आज के लिए मायने रखती नहीं। तो आदित्य ठाकरे को इस सब्जेक्ट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सोचना ज़रूरी है। इसका कारण बिल्कुल साफ है दोस्तों, इसका कारण बिल्कुल साफ है। जो मीडिया में चर्चा होना भी ज़रूरी है, और वो कारण ये है कि पहली बार पिछले 2.5-3 साल में जो उद्धव ठाकरे और बीजेपी इनका झगड़ा चल रहा है, पिछले 4 महीने में शिंदे गुट शिवसेना और उद्धव गुट शिवसेना, इनमें जो राजनीतिक झगड़ा चल रहा है, उस झगड़े में पहली बार उद्धव की पत्नी और आदित्य ठाकरे की माता रश्मि ठाकरे का नाम उछाला गया है। पहले से ही शिवसेना में रही, और मेरा ख्याल है एनसीपी के जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ जिन्होंने शिवसेना कैंडिडेट होकर चुनाव लड़ा था, ऐसी एक महिला शिवसेना नेता है जिसका नाम दीपाली सैयद है, जो कुछ सीरियल में, टीवी मालिकाओं में अभिनेत्री के तरीके से अभिनय वगैरह कर चुकी है, और उनको भी शिवसेना नेता बार बार बोला गया टीवी पर दिखाते हुए। जो राजनीति पिछले 2.5 साल से महाविकास आघाड़ी की चल रही थी,
उसमें बीजेपी की निंदा करने में शिवसेना नेता बनकर दीपाली सैयद सामने आती थी और बीजेपी कर गाली गलौज करती थी। वही दीपाली सैयद अब शिंदे गुट ज्वाइन करने वाली है। उन्होंने बार बार उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के बारे में अपनी नाराज़गी प्रकट की है। शुरू में उन्हें बोला था कि शिंदे और उद्धव ठाकरे को एक साथ आना चाहिए और वो दोनों एक साथ आ जाए, इसके लिए मैं कोशिश करूंगी, यानी दीपाली सैयद कोशिश करेगी, ये उन्होंने बोला था। और उसके लिए उन्होंने बार बार मातोश्री पर उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए जाने की कोशिश भी की, लेकिन उनको कोई प्रतिसाद रिस्पांस नहीं मिला। दीपाली सैयद शिंदे और उद्धव गुट को इकट्ठा लाना चाहती थी, लेकिन उनको उद्धव गुट से कोई रिस्पांस ही नहीं मिला। आखिर में वो 2 महीने पहले शायद एकनाथ शिंदे से जाके मिली, तब भी उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट ज्वाइन करने की बात नहीं की थी। ये बात पिछले 8-10 दिन से शुरू हो गई है कि दीपाली सैयद बहुत जल्दी एकनाथ शिंदे की शिवसेना में जाने वाली है, उस पर चर्चा भी शुरू हो गई है। तो ऐसी दीपाली सैयद जो है वो अचानक से 1 हफ्ते पहले या 4-5 दिन पहले उन्होंने सीधा हमला बोल दिया, वो मातोश्री पर बोल दिया। और मातोश्री का मतलब मातोश्री नाम का बंगला या बिल्डिंग इमारत नहीं है, उन्होंने आदित्य ठाकरे की मातोश्री पर यानी उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे पर सीधा हमला बोल दिया। ये जो पिछले 4 महीने से हम महाराष्ट्र में 4-4.5 महीने हो गए अभी ये बातें सुन रहे, इतने खोके एकदम ओके खोके, यानी इतने करोड़ 50 करोड़ लेकर एक एमएलए को तोड़ा गया 50 करोड़ देकर। तो करोड़ को खोके माफिया भाषा में बोले जाते। तो ये खोके की जो बात थी, ये खोके की बात जो है वो दीपाली सैयद ने उल्टी कर दी। उन्होंने ओपनली बोल दिया कि रश्मि ठाकरे बीएमसी से आने वाले खोके बंद हो गए, इसलिए बहुत नाराज है, उखड़ी हुई है रश्मि ठाकरे। ये सीधा हमला दीपाली सैयद ने रश्मि ठाकरे पर कर दिया, आदित्य ठाकरे की मातोश्री पर। और अगर दीपाली सैयद का हमला हम देखें जो ठाकरे परिवार पर और मातोश्री इमारत पर नहीं बल्कि आदित्य ठाकरे की मातोश्री पर है, इसको अगर हम तवज्जो दें तो हमारे ध्यान में एक बात आ सकती है कि आदित्य ठाकरे ने अचानक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पत्रकार सम्मेलन क्यों लिया है। वो अपनी माता पर जो आरोप हो गए रश्मि ठाकरे पर, उससे आदित्य ठाकरे बौखला गए, वो डर गए कि अगर आज दीपाली सैयद बोलती है और कल एकनाथ शिंदे गुट से इसी दिशा में बार बार हमले शुरू हो गए तो पिछले 25 साल शिवसेना महापालिका बीएमसी में सत्ता में है, उसमें कितने खोके लिए गए, कितना पैसा खाया गया, कितने घोटाले हो गए, इसकी चर्चा जाहिर तौर पर शुरू हो जाएगी। शायद इस डर से आदित्य ठाकरे बौखलाए गए और इसलिए आज तक जो बाकी सारी बातें बोलते थे वो अचानक से आदित्य ठाकरे बीएमसी के यानी मुंबई महानगर पालिका के कॉरपोरेशन के काम पर उतर आए कि हम बहुत अच्छा काम करते थे, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। अगर अगले बारिश में मुंबई के रास्ते पर गड्ढे होते तो उसकी जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर पर होगी। तो 25 साल मुंबई के रास्ते पर गड्ढे नहीं है। हर बारिश में सब चैनल पर मीडिया में मुंबई के एक ही बात होती है कि गड्ढे में रास्ता है या गड्ढे में रास्ता है। मलिष्का नाम की एक रेडियो जॉकी है, उसका तो एक गाना सोशल मीडिया में बहुत वायरल हुआ था, मराठी में ही था,
सोनू तुला बीएमसी और भरोसा नहीं का। और मुंबई में रास्ते कितने खराब है, गड्ढे कितने बड़े हैं। हर साल हर बारिश में मुंबई के रास्ते गड्ढे में क्यों फंस जाते हैं। इस पर ही एक गाना वायरल होने तक पहुंचा था। तो 25 साल में उद्धव ठाकरे जो शिवसेना के नाम से बीएमसी का कारोबार करते आए, उन्होंने कितने रास्ते इतने साफ सुथरे बना दिए कि गड्ढे नहीं थे। पहली बार मुंबई में अगले साल के बारिश के बाद गड्ढे होने वाले। तो इस पर आदित्य ठाकरे क्यों आज बोल रहे। जब सावरकर का मामला, सावरकर के अपमान का मामला बवाल जैसा हो गया है, तो उस पर खुलासा देने के बजाय आदित्य ठाकरे अचानक एक प्रेस सम्मेलन लेते हैं और उसमें मुंबई के गड्ढों पर बोलते, बीएमसी के काम पर बोलते, बीएमसी में जो आज कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में निर्णय हो रहे उसके बारे में बोलते। इसका कारण साफ है दोस्तों, दीपाली सैयद ने सीधे रश्मि ठाकरे पर निशाना साधा है। और आज अगर इस पर उल्टा उत्तर और पलटवार नहीं किया तो आगे चलकर शिंदे गुट का हर एक प्रवक्ता रश्मि ठाकरे और बीएमसी और खोके इस पर बार बार बोलेगा और चुनाव आने तक बीएमसी से मातोश्री पर जाने वाले खोके यानी आर्थिक घोटाला बीएमसी का, ये मेन मुद्दा बन जाएगा। इस बात का आदित्य को डर है, इसलिए वो बौखलाए गए और उन्होंने जो मामला बवाल का बन गया था सावरकर का, उसको बाजू में रखते हुए बीएमसी पर पत्रकार सम्मेलन कर दिया, लेकिन उस पर कोई बड़ी हेडलाइन वगैरह नहीं बनी है। तो मैं आदित्य ठाकरे को एक बोल दूं कि ऐसे चद्दर डालकर बीएमसी का मामला छुपने वाला नहीं है। दीपाली सैयद तो बोल चुकी है, एक मुंह से एक बात निकली है। जब यही बात बीजेपी आशीष शेलार, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे या और सारे शिवसेना के विरोधी दल बोलने लगेंगे तो करोगे क्या। क्योंकि इसमें कांग्रेस के रवि राजा नाम के नेता है बीएमसी में, उन्होंने तो बार बार उद्धव ठाकरे के कारोबार में जो घोटाले हुए इस पर बार बार लगातार बयान दिए, वो निकाले जाएंगे। तब आदित्य ठाकरे क्या करने वाले, कैसे बचाएंगे अपने मातोश्री को, सोचिए दोस्तों। मैं अभी यही रुकता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।